प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कई वजहों से चर्चा में है। पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में कई दिनों तक पूछताछ हुई और अब उनकी मां और कांग्रेस पार्टी की मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी से उसी मामले में लगातार पूछताछ जारी है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि साल 2018 में इस संबंध में जो संशोधन किए गए थे वो सही है और किसी अभियुक्त को पूछताछ के लिए गिरफ्तार करने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी ओर संसद में सरकार ने ईडी का जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया है वो एजेंसी की कार्यक्षमता और कार्यप्रणाली दोनों पर सवालिया निशान लगाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने जिस रफ्तार से केस दर्ज किए हैं उस रफ्तार से उसकी पैरवी नहीं की है और सजा दिलाने के मामले में तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब है। केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि पिछले 17 साल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 5400 से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए, लेकिन सजा महज 23 मामलों में ही हो पाई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2022 तक ईडी ने PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 5422 मामले दर्ज किए थे, जिसमें करीब 1,04,702 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया गया। इस दौरान 992 केस में चार्जशीट दाखिल की गई और इस दौरान 869 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई, लेकिन सजा सिर्फ 23 मामलों में ही मिल पाई। PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बना था और इसे 1 जुलाई 2005 से लागू किया गया था। ईडी के केस दर्ज करने और छापे मारने की गति पिछले करीब 8 साल से काफी तेजी से बढ़ी है और पिछले 2 साल में उसने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 8 साल में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के अंतर्गत 3010 केस दर्ज करके छापे मारे गए। इसमें पहले 10 साल तक सिर्फ 112 केस दर्ज किए गए थे। ज्यादातर मामले राजनीतिक परिवारों से जुड़े लोगों के खिलाफ दर्ज हैं, जिनमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल हैं। यही हाल अन्य जांच एजेंसियों का भी है। जिन जांच एजेंसियों का सबसे अधिक राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग किए जाने की चर्चा है, उनमें ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय सबसे पहले नंबर पर आता है, जिसके पास आर्थिक अपराधों की विवेचना करने की शक्ति होती है। दूसरे नंबर पर CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जिसके पास आपराधिक मामलों की जांच करने की शक्ति है। और तीसरे नंबर पर है NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो आतंकी मामलों की जांच करने के लिए गठित की गई है। CBI के साथ समस्या ये है कि केंद्र सरकार राज्यों के मामले बिना राज्यों की अनुमति के उसे सौंप नहीं सकती है, तो यहाँ उसके हाथ बंधे होते हैं। लेकिन ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, जो मनी लॉन्ड्रिंग और धन के अवैध लेन देन पर नजर रखने के लिए गठित की गई है, उसके साथ ऐसी बाध्यता नहीं है। देश के विपक्षी दल मिलकर केंद्र सरकार पर इन एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी जैसे मामलों ने विपक्ष को इन एजेंसियों के साथ केंद्र और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का मौका दे दिया है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंगलवार को भेजे एक पत्र में आरोप लगाया है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का लगातार और तीव्र दुरुपयोग कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर रहे नेताओं की सूची काफी लंबी है। फारूक अब्दुल्ला से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ हो चुकी है। 3 साल पहले NCP नेता शरद पवार को भी ईडी ने समन भेजा था। हाल ही में शिवसेना सांसद संजय राउत और एक अन्य सांसद अनिल परब से भी पूछताछ की गई है। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की हिरासत में है। अब ये महज संयोग है या फिर सोची समझी रणनीति कि CBI और ईडी जैसी जांच एजेंसियों की सबसे ज्यादा सक्रियता उन मामलों में ही देखने को मिल रही है जिसमें गैर बीजेपी दलों के नेता या मंत्री शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि अन्य दलों से बीजेपी में चले गए नेताओं के खिलाफ इन एजेंसियों की सक्रियता कुंद पड़ जाती है। बीजेपी के जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लग चुके हैं, उनमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा कर्नाटक के ही रेड्डी बंधु भी शामिल हैं।
रेड्डी बंधुओं पर तो 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खनन घोटाले में शामिल होने के आरोप हैं। हिमंता बिस्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी ने ही उन पर अमेरिकी कंपनी लुइस बर्गर को ठेके सौंपने के आरोप लगाए थे। लेकिन बीजेपी में उनके जाने के बाद इन मामलों को न सिर्फ बीजेपी भूल गई बल्कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां भी भूल गईं, जो विपक्षी नेताओं के खिलाफ गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसे मामलों में पूछताछ कर रही हैं और नोटिस भेज रही हैं। बहुचर्चित व्यापम घोटाले में तो सीबीआई शिवराज सिंह चौहान को क्लीन चिट ही दे चुकी है। इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिवसेना नेता नारायण राणे के खिलाफ भी कई मामले थे, लेकिन राणे के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब उनके खिलाफ मामलों की चर्चा तक नहीं होती। और निशंक तो पहले से ही बीजेपी में थे और अभी भी हैं। राजनीतिक जगत में ये चर्चा चटखारे लेकर होती है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के तमाम नेता बिना किसी पद और लालच के सिर्फ इसलिए बीजेपी में चले गए हैं ताकि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां उनके दरवाजे पर न फटके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों और मुद्दों पर आपसे हम रूबरू होते रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @ग्राउंड रिपोर्ट, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लीजिए।